हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ देखेंगे, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखेंगे। ठीक है, तो जो भी हमने सॉलिड स्फीयर में पढ़ा ना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, सेम उसी की तरह है। तो अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो तीनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा नोट्स के साथ। पहले दोनों वीडियो में मैंने क्या क्या पढ़ाया था। फर्स्ट 2 वीडियोज़ में मैंने सबसे पहले तो वो पढ़ाया था कि मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है। उसके बाद मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाया था, तो उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो ये देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है और ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, तो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। अभी हम आज के वीडियो में आगे देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू F/m होता है। ठीक है, जब हम अर्थ के केस में बात करते हैं ना, तो उसी आई की वैल्यू, उसी आई को हम क्या बोलते हैं अर्थ के केस में, जी बोलते हैं। जो आई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है उसी को अर्थ के केस में हम जी बोलते हैं, स्मॉल जी। तो स्मॉल जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ। तो जी क्या होगा, F/m। फोर्स क्या होगा, Gmm/r²। एम से एम कट जाएगा तो जी नोट क्या आ जाएगा, Gm/r²। और ये जो इस कैपिटल एम है ना, ये मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब कुछ बातें सुनो। ये जो जी नॉट है ना, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, ये अर्थ के सरफेस पर है। ठीक है, तो आप एक तो इस तरीके से याद रखेंगे और एक इस तरीके से भी याद रखो, Gm इज इक्वल टू G0r², क्योंकि कहीं कहीं अपने को सब्सटीट्यूट करना होता है, डायरेक्टली Gm सब्सटीट्यूट होता है G0r²। ठीक है, तो ये तो जी नॉट हो गया मास के टर्म में। अब अपने को जी नॉट, यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो सरफेस पर है, इसी को अपने को थोड़ा सा उसके टर्म में लाना है, डेंसिटी के टर्म में। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अर्थ की डेंसिटी मान लो ये रो है। वॉल्यूम क्या होगा, अर्थ क्या एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का क्या होगा वॉल्यूम, 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, तो जी नॉट क्या होता है, Gm/r²। एम की वैल्यू रख दो, रो इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब। तो जो जी नॉट की वैल्यू आएगी वो 4/3 पाई रो जी आर आएगी। ठीक है, अब अपने को जी नॉट वर्सेस आर का ग्राफ देखना है, जब मास कांस्टेंट हो और जब डेंसिटी कांस्टेंट हो। क्या जब मास कांस्टेंट होगा तो क्या जी नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होगा, तो मतलब उस केस में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और जब डेंसिटी कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, जी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R बनेगा। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि सर ये तो ठीक है, अगर मास कांस्टेंट होगा तो ये वाला ग्राफ बनेगा, डेंसिटी कांस्टेंट है तो ये वाला ग्राफ बनेगा। लेकिन अगर एग्जाम में कुछ ना पूछे, एग्जाम में बस ये पूछे कि जी नॉट, एक मान लो पहला ग्राफ है, एक मान लो दूसरा ग्राफ है, जी नॉट वर्सेस आर का मुझे ग्राफ बताओ, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे, तो कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, 2 वाला। 2 राइट है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम डेंसिटी हम कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं। आगे अब हमने को इसके रिलेटेड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रिलेटेड 4-5 सम करने हैं। फिर उसके बाद हम अगले वीडियो में इसके वेरिएशंस करेंगे, जो हाइट पर क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंजेस, डेप्थ में क्या होता है, रोटेशंस, अर्थ के रोटेशंस की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगले 3 वेरिएशन एक एक करके वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हम इसके सवाल सिर्फ देखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन जनरल। एक सवाल पूछा है, इफ द मास ऑफ अ सन वर 10 टाइम्स स्मॉलर, जो सन का मास है वो 10 गुना कम हो जाए, एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वर 10 टाइम्स लार्जर, और जो जी है कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब कैपिटल जी, स्मॉल जी मत समझना, स्मॉल जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ठीक है, इन अ मैग्नीट्यूड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो नॉट करेक्ट है। इसमें आप चौथा स्टेटमेंट देखो, डी, जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, ए स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब मेरी बात सुनो, स्मॉल जी क्या होता है, Gm/r²। क्या ये मास सन का है, नहीं, ये तो अर्थ का होता है ना, तो इस फॉर्मूले में m तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अर्थ का r तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और g क्या आप बढ़ा दे रहे 10 से, तो क्या अगर g 10 से बढ़ जाएगा तो कैपिटल जी, स्मॉल जी भी तो बढ़ जाएगा ना 10 गुना। तो इसका मतलब ऑप्शन डी क्या है, रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यही वाला, डी वाला, क्योंकि इसने नॉट करेक्ट पूछा है, बाकी तीनों करेक्ट है, यही वाला नॉट करेक्ट है। जी ऑन अर्थ विल नॉट चेंज, जबकि जी ऑन अर्थ क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो आपसे रॉन्ग ऑप्शन पूछा है, तो आपको डी वाला ऑप्शन टिक करना है।
ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, क्योंकि रूट ऑफ एल बाई जी होता है 2 पाई इंटू रूट ऑफ एल बाई जी, जी नीचे तो जी बढ़ेगा तो डिक्रीज ही होगा ना। तो ये सारे स्टेटमेंट राइट है, सिर्फ डी वाला ऑप्शन जो होगा वो रॉन्ग होगा। तो ये पूछा था नीट में रिसेंट में ही। आगे देखते हैं और कुछ सम्स इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं। अगला एमसीक्यू क्या पूछा है, अगले एमसीक्यू में पूछा कि अ स्फेरिकल प्लेनेट हैज़ अ मास एमपी, एक प्लेनेट है जिसका मास एमपी है, डायमीटर डीपी है। अ पार्टिकल ऑफ मास एम फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ दिस प्लेनेट, एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल एम है, वो फ्रीली फॉल कर रहा है इस प्लेनेट पर, विल एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस प्लेनेट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेगा वो अपने को बताना है, ठीक है। तो इस सवाल को देखते हैं। फोर्स क्या होगा उस मास पर, जी प्लेनेट का मास इनटू उस पार्टिकल का मास डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। लेकिन क्या यहाँ रेडियस दिया है, नहीं, यहाँ क्या दिया है, यहाँ तो डायमीटर दिया है। रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाय 2, मतलब dp बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। और अपने से f थोड़ी पूछा, अपने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, f बाय स्मॉल m, f क्या दिया हुआ, g mp m डिवाइड बाय dp बाय 2 द होल स्क्वायर इंटू m, m से m चटक गया तो क्या आएगा, क्या 4g mp डिवाइड बाय dp का स्क्वायर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन ए क्या है, राइट है। तो ये सिंपल सम्स है, इसमें बस अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए। और वैसे इसको सोचा भी जा सकता है, अगर डायरेक्ट देखा जाए तो डायरेक्ट ऑप्शन ए भी टिक कर सकते हैं। पहली बात तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में तो सिर्फ एक मास होता है, वो भी उसका मास होता है जिसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। क्या यहाँ प्लेनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो सिर्फ प्लेनेट का मास होना चाहिए, बाकी कोई मास नहीं होगा। तो बी और डी तो पहले ही रॉन्ग है। और दूसरी बात, कभी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में नीचे आर स्क्वायर रहता है और ऊपर कुछ नहीं रहता, कोई भी नंबर नहीं रहता। तो यहाँ मैग्नीट्यूड 4 दिए तो मतलब डायरेक्ट ये आ जाएगा, आर की जगह सब्स्टिट्यूट करके सोचेंगे तो ऑप्शन ये आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए, ठीक है। सी तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि जी एम बाय आर स्क्वायर होना चाहिए, डी स्क्वायर थोड़ी होता है। तो अगर डी आर है तो कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा ना, तो ऑप्शन ए डायरेक्ट आप सोच सकते हैं, आपको मतलब पेन चलाने की भी गरज नहीं है। आगे देखते हैं, आगे वाला एमसीक्यू। इमेजिन अ न्यू प्लेनेट हैविंग द सेम डेंसिटी एज डेट ऑफ अर्थ, एक नया प्लेनेट है जिसका डेंसिटी अर्थ के जैसा ही है, सेम है, बट इट इज़ 3 टाइम्स बिगर देन द अर्थ इन अ साइज, लेकिन वो अर्थ से 3 गुना साइज में ज़्यादा है। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज जी एंड द सर्फेस ऑफ अ प्लेनेट इज जी डैश, देन, तो आपको जी डैश पूछा है और अगर अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, क्या डेंसिटी कांस्टेंट दिया हुआ है, तो मतलब जी का फॉर्मूला डेंसिटी के टर्म में बताओ, 4/3 पाई रो जी आर। 4/3 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, डेंसिटी आपको कांस्टेंट दे दिया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कांस्टेंट है। तो क्या जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। क्या आपको जी डैश निकालना है, तो क्या जी डैश बाय जी इज इक्वल टू आर डैश बाय आर होगा। क्या आर डैश कितना दिया हुआ है, जो प्लेनेट है वो कितना टाइम्स बड़ा है अर्थ से, 3 टाइम्स, तो 3r बाय आर इज इक्वल टू जी डैश बाई जी। तो आर से आर क्या होगा, छटक जाएगा, तो जी डैश इज इक्वल टू 3g। मतलब ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। तो जी का फॉर्मूला आपको सवाल आ रहा होगा, सर ये वाला क्यों लिया, जी एम बाय आर स्क्वायर क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ डेंसिटी कांस्टेंट माना है। तो जिस चीज़ को कांस्टेंट मानता है वो चीज़ फॉर्मूले में आना चाहिए, तो हम इसीलिए हमने इसको लिया, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम क्या बोला है कि द डेंसिटी ऑफ अ न्यूली डिस्कवर्ड प्लेनेट इज अ ट्वाइस डेट ऑफ अर्थ। एक न्यूली डिस्कवर्ड प्लेनेट है जिसका डेंसिटी 2 गुना है, न्यूली डिस्कवर्ड प्लेनेट है जिसका डेंसिटी 2 गुना है अर्थ के डेंसिटी से, ठीक है, ठीक है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अ प्लेनेट इज इक्वल टू डेट ऑफ द अर्थ। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना वो इक्वल है, मतलब जो अर्थ का जी है वही उसका भी जी है। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज आर देन द रेडियस ऑफ द प्लेनेट वुड बी, ठीक है। क्या डेंसिटी की बात किया है तो क्या आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जी इज इक्वल टू 4/3 पाई रो जी आर, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे प्लेनेट का रेडियस पूछ रहा है। क्या यहाँ चेंज क्या क्या हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो रहा है और रेडियस चेंज हो रहा है, तो क्या डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा। और आपसे आर पूछा है ना, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, मतलब
और क्या आपसे प्लेनेट का रेडियस पूछा है, तो r डैश बाय r इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा, अब ऊपर आ जाएगा ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो d बाय डी डैश कितना दिया हुआ है, जो प्लेनेट का जो डेंसिटी है वो कितना दिया हुआ है, वो डबल है ना अर्थ से, तो d बाय 2d, तो क्या d से d कट गया, तो r डैश इज इक्वल टू 1/2 ऑफ r, मतलब कि ऑप्शन डी क्या है, राइट है। तो ये वाला फॉर्मूला भी हम कैसे निकाल सकते हैं कि सेम ही फॉर्मूला है ना, कि अगर डेंसिटी की बात करेगा तो यही फॉर्मूला लगेगा। और क्या उसने इस जी को कांस्टेंट मान लिया था, 4/3 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट है, कैपिटल जी तो बचपन से कांस्टेंट है, तो क्या रो और आर का रिलेशन देखेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना डेंसिटी और आर का, तो आपने को आर डैश निकालना था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट ए इज 9 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लेनेट बी। जो प्लेनेट ए पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो 9 टाइम्स है प्लेनेट बी का, ठीक है। अ मैन जम्प्स टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर ऑन द सरफेस ऑफ ए, एक आदमी है जो 2 मीटर जंप करता है ए पर, ए वाले प्लेनेट पर। व्हाट इज द हाइट ऑफ जंप बाय द सेम पर्सन ऑन अ प्लेनेट बी। अब इस सम को कैसे करना है वो सुनो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है, कुछ भी है मतलब, तो उसके केस में क्या होता है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट टी है जी एच। क्या सेम पर्सन है तो दोनों प्लेनेट के केस में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम ही होगी ना, चाहे वो प्लेनेट ए पे रहे चाहे वो प्लेनेट बी पे रहे। अगर सेम पर्सन है तो उसकी दोनों जगह तो वेलोसिटी सेम ही होगी। तो यू ए में क्या होगी 2 जी ए इंटू एच ए, यू बी में क्या होगी 2 जी बी इंटू एच बी, बराबर, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 जी ए कितना है 9 टाइम्स ऑफ जी बी, और एच ए कितना दिया हुआ है आपको, 2 दिया ही हुआ है ऑलरेडी, देखो ना। अब देखो अगला, देखो ये कितना दिया हुआ है 2 जी बी इंटू एच बी, तो निकालना है, रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 इंटू 9 जी बी इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू जी बी इंटू एच बी, क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, जी बी से जी बी कट जाएगा, तो एच बी क्या आएगा 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 कितना होता है 18 मीटर। तो प्लेनेट बी पे कितना कूदेगा 18 मीटर जंप हाई कर सकता है, ठीक है। तो ये सवाल अपने को थोड़ा सा एक इसमें ये सोचना है कि अगर सेम पर्सन है तो दोनों ही जगह उसकी इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। और फॉल कितने से होगा √2 GH से जंप होगा, तो √2 GH अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैंने इस वीडियो में इन जनरल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताया और उसके सम्स कराए। अब नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो में इनके वेरिएशंस आएंगे कि हाइट पे क्या होता है स्मॉल जी, डेप्थ पे क्या होता है, और अर्थ का रोटेशन होगा तो क्या होगा, और उसके वेरिएशंस के सम्स आएंगे। तो थैंक यू।